हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं मजे में होगे, मस्ती में होगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्लांट्स और फ्यूल सेल दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मल प्लांट से विद्युत का उत्पादन कैसे होता है और यह भी जानेंगे कि फ्यूल सेल से विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। इतना ही नहीं, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मल प्लांट्स के तुलना में फ्यूल सेल के क्या लाभ हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूल सेल के क्या डिसएडवांटेज हैं, उससे क्या आपको उसका जो हानि है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल प्लांट्स की। तो भैया बात यह है कि थर्मल प्लांट्स में लेते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब समझ, जमीन के जो अंदर में जीव जड़ गया, गड़ गया, सड़ गया, मर गया, बसाने लगा, उससे जो ईंधन तैयार होता है उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जैसे आपने लिया कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, उसको क्या करते हैं कि उससे गर्म करते हैं, उसको जलाते हैं। जला करके उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा से पानी गर्म करते। तो जरा फिर से एक बात समझिए, थर्मल जो प्लांट्स हैं उसमें जीवाश्म ईंधन लिया जाता है। जीवाश्म ईंधन में आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं और जलाने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्या करते हैं तो पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म करके इतना पानी गर्म करते हैं, इतना पानी गर्म करते हैं कि वो वेपर बन जाए, वाष्प बने, और हाई प्रेशर पर वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं भाई साहब पानी का। और फिर इस वाष्प दाब से टरबाइन चलाने में काम में लाते हैं। माने जो वाष्प दाब बना, वेपर प्रेशर जो बना, जो आपने स्टीम तैयार किया, उसको किस काम में ला रहे हैं तो टरबाइन को घुमाने में, नचाने में। अब आप जानते हैं टरबाइन घूमेगा, नाचेगा, विद्युत उत्पन्न होगा। टरबाइन के नाचने से क्या उत्पन्न होगा तो विद्युत उत्पन्न होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं इतने चरणों में आपका थर्मल पावर प्लांट्स काम करता है। तो ये हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट से विद्युत के उत्पादन की बात। फिर से अगर जल्दी में बात करें तो इस प्रक्रिया में क्या लेते हैं तो जीवाश्म ईंधन होता है, उसको जलाते हैं। जलाने के बाद जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, उत्पन्न होती है, उससे पानी गर्म करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पानी गर्म करके वाष्प तैयार करते हैं और उस वाष्प से जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर का उपयोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं और टरबाइन घुमा, विद्युत उत्पन्न। सिंपल। अब आते हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल भैया बहुत ही इजी है। इसमें है आपके पास ईंधन, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनॉल है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि इत्यादि। अब इनको क्या करते हैं कि आप इनको जलाते हैं और सीधे इनसे जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, कंबशन जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, जो दहन ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उस दहन ऊर्जा को सीधे बदल देते हैं किसमें भाई तो विद्युत के उत्पादन में। मैंने बीच का ये सारा जो प्रक्रिया है, ये वाला, ये सब गायब, सीधे ईंधन से कहाँ निकला तो विद्युत के उत्पादन में। और इस तरह से जो फ्यूल सेल है उसकी इफिशियंसी, उसकी जो दक्षता है वो ज्यादा है। इसकी दक्षता है मात्र दक्षता है 40%। इसका मतलब कि 60% जो है एनर्जी वेस्टेज जा रहा है, बेकार जा रहा है। और यहां पर जो दक्षता है, इसकी जो दक्षता है ये है करीब 70 से 75%। मान लेते अगर 70% भी अगर इसकी दक्षता है तो 30% ही मात्र एनर्जी वेस्टेज जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखिए तो आपके ईंधन सेल, ये जो आपके पास जो ऊष्मीय जो संयंत्र है, थर्मल प्लांट्स है, उसके तुलना में ईंधन सेल ज्यादा उपयोगी हुआ। एक दूसरा, ये इससे जो होती है ना पॉल्यूशन होता है। जब आप कोयला लकड़ी जलाइएगा भाई तो उससे CO2 गैस इत्यादि पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो इससे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, विद्युत का उत्पादन होता है, ये तो सही है, लेकिन इससे पॉल्यूशन होती है। लेकिन यहां पर ईंधन सेल में इस तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं बनता।
ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे आप कह सके कि ये पॉल्यूशन उत्पन्न करने लगा। तो इसमें पॉल्यूशन हुआ, उसमें पॉल्यूशन नहीं हुआ, उसकी दक्षता ज़्यादा हुई, इसकी दक्षता कम हुई। अब जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूल सेल का जो सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसकी बनावट क्या है, उसमें कैसे वो काम करता है। तब तक आप इसे नोट करें। अब आइए फ्यूल सेल के जो सफल फ्यूल सेल है, उस फ्यूल सेल को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसी फ्यूल सेल का उपयोग अपोलो स्पेस जो प्रोग्राम था उसमें किया गया था। लेकिन एक बात बता दे भैया, कैसा नहीं है कि पहला फ्यूल सेल यही बना। एक्चुअली फ्यूल सेल सबसे पहले जो बनाया गया था वो थे सर विलियम ग्रोव के द्वारा 1839 में ही बना दिया गया था। लेकिन जब ये अपोलो मिशन, अपोलो जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें जब फ्यूल सेल का यूज किया गया ना, तो लोगों का इधर नजर पड़ा कि अरे यार ये तो बड़ा काम का चीज है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं अभी तक का जो सबसे सफल फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसकी बनावट क्या होती है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कम से कम फिगर बनाना समझना तो जरूर सिंपल है। जरा देखिएगा क्या है इसमें कुछ भी बहुत ऐसी चीज नहीं है। ये देखिए एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जाहिर सा है कि देखिए एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, तो कैथोड होगा, एनोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये है आपका वैद्युत अपघट्ट के रूप में क्या क्या चीज, तो सांद्र आप यहां पर NaOH या KOH ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए इससे क्या करते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ रहता है आपका छिद्रयुक्त कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। ये इलेक्ट्रोड है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है और कार्बन के इलेक्ट्रोड इधर भी लगते हैं। एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है। देखिए ना कितना सिंपल है ये। तो ये हो गया, ये छिद्रयुक्त कार्बन का इलेक्ट्रोड हो गया, एक कैथोड हो गया, एनोड हो गया। अब आइए मान लेते हैं कि ये जो है एनोड है, माइनस हो गया, और ये जो है कैथोड हो गया आपका, यहां पर ये प्लस हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जरा देखिए इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों है। तो अब यहां से समझिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस सप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा छिद्रयुक्त होता है, इसमें H2 गैस, और दूसरी तरफ से आप समझ ही गए होंगे ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं, O2 गैस, प्योर ऑक्सीजन गैस देते हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर क्या होता है कि यहां पर ये जो एनोड होते हैं इसमें लगे होते हैं कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट का यूज होता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में निकेल एकदम क्या कहते हैं, महीन पिसा हुआ निकेल, या आप यूज कर सकते हैं PD प्लैटिनम का उपयोग होता है। तो ये दोनों में इस इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड में लगा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, इससे जब यहाँ पर आते हैं तो रिएक्शन होता है, उधर से हाइड्रोजन आता है, इधर से ऑक्सीजन जाता है और बनता है यहाँ से H2 वाटर बनता है। और इसी क्रम में बहुत बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा सीधे कन्वर्ट कर दिया जाता है विद्युत के उत्पादन में, वो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ना, आप एक तरफ से यहां पर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई, उधर से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई, एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, कार्बन का, याद रखिएगा कार्बन का इलेक्ट्रोड है, छिद्रयुक्त है, इसमें छेद है, पतला पतला महीन महीन छिद्र है, पोरस है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसके बीच में आपने लगा दिया कौन सी, वैद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है भाई, तो कॉन्क NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। फिर उधर से ऑक्सीजन आया, इधर से हाइड्रोजन गया, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, आपको जल बना, और साथ ही साथ बना ऊर्जा, जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, तो विद्युत में। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया फ्यूल सेल का। अगर इसके इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शनों को मैं लिखूं तो कैथोड पर और एनोड पर कुछ विक्रिया होगी, जरा देखिए कैसे होती है। एट एनोड
आप जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर क्या होगा, ये एनोड है और यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको याद है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस पर क्या होगा, तो रिडक्शन होगा। तो एट ए नोड हाइड्रोजन है, आप देखिए ध्यान से, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया हाइड्रोजन आयन में, ये 4 हाइड्रोजन प्लस आयन हो गया, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन। एट कैथोड जरा देखते हैं, कैथोड पर तो ऑक्सीजन है भाई, ये ऑक्सीजन हुआ, और ये जो आपके पास जो आयन थे हाइड्रोजन आयन आ गए यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन, और बन गया यहां से 2H2O। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन, तो आप देखिए ना ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, ये कट गया आपका, ये कट जाएगा, इससे कट जाए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 बना क्या चीज, तो 2H2O। इसका मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में उस रिएक्शन का उपयोग हो रहा है जिस रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जल बनते हैं। तो ये तो हो गया आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के में, इसमें कौन क्या रहता है, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना हुआ है, कैथोड और एनोड दोनों, और उस इलेक्ट्रोड कैसा है, तो छिद्र युक्त है, पोरस है, महीन छिद्र है उसमें, साथ ही साथ उसमें अभिक्रिया को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए रिएक्शन को लगाया गया क्या चीज, तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में निकेल है, पीडी है, यहां पर सिल्वर भी हो सकता है। फिर उसके बाद वैद्युत अपघट मतलब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सांद्र NaOH या KOH है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस गया, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस गया, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, जल बना, और एनर्जी जो बनी उस एनर्जी से बिजली का उत्पादन हो रहा है। और पानी भी देखिए काम का चीज है, ये पानी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पानी उनके पीने के काम आ गया, इसको संघनित कर लेते हैं, ये गैस के रूप में निकलता है, इसको कॉन्डेंस करते हैं, संघनित करते हैं, और फिर पीने के काम में आ जाता है। अब आते हैं जरा देखते हैं इसे क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। तो दोस्त अगर बात करें एडवांटेज की, तो जरा देखिए, अगर इस थर्मल प्लांट्स के अगर रिस्पेक्ट में देखें अगर एडवांटेज, तो पहले तो एडवांटेज ये है इसकी दक्षता ज्यादा है, आप देख रहे हैं, या उससे पहले अगर बात करें तो नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं। दूसरा हाई इफिशियंसी, इसकी दक्षता क्या है, हाई इफिशियंसी है। अगर तीसरी अगर बात करें तो आप जब तक इसमें मतलब रिएक्टेंट माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप सप्लाई करते रहिएगा तब तक आप उससे कंटिन्यूअसली करंट लेते रहिएगा, मतलब कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहें, जब तक सप्लाई करते रहें तब तक एनर्जी का उत्पादन होता रहेगा, माने बिना किसी बाधा के आप फ्यूल सप्लाई करिए केवल, और उधर से प्रोडक्शन होता रहेगा। तो कंटिन्यूली लिख देते हैं, कंटिन्यूली सप्लाई ऑफ करंट, करंट का सप्लाई होता रहेगा। याद रखिए कब तक होता रहेगा, तो उसके साथ एक लाइन लिखना होगा, जब तक आप फ्यूल का सप्लाई करते रहेंगे करंट की सप्लाई, करंट का प्रोडक्शन होता रहेगा। कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन ऑफ, यहां प्रोडक्शन लिखना ज्यादा उचित है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन ऑफ करंट होगा। कब, जब आप कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट जैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब तक। ये तो हो गया कुछ इसके एडवांटेज की बात। इसका क्या डिसएडवांटेज भी है दोस्त क्या, तो मैं आपको डिसएडवांटेज कुछ बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं निकल, प्लेटिनम, सिल्वर, वो बहुत ही कॉस्टली है। एक तो जो इसमें आप जो पीडी, सिल्वर इत्यादि जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉस्टली है। दूसरा कि जो इसमें गैसियस जो फ्यूल है उस गैसियस फ्यूल को हैंडल करना थोड़ा सा कठिन होने लगता है। और फिर उसके बाद जो NaOH या KOH जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, क्रोजन उत्पन्न करता है, संक्षारण की क्रिया करता है। तो जो डिसएडवांटेज है दोस्त आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें जो
आप कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं मेटल, वो क्या है तो कीमती है, बहुत ही बेशकीमती मेटल्स है, एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है इसके साथ में कि जो इसमें गैसीय जो फ्यूल है उनको हैंडल करना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत कठिन होता है। और साथ ही साथ तीसरा इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आपने वैद्युत अपघट्ट के रूप में NaOH या KOH यूज किया वो क्या करता है, क्रोजन करने लगता है, संक्षारण की क्रिया करने लगता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि थर्मल प्लांट्स और फ्यूल जो सेल है दोनों से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, दोनों के साथ क्या हानि है क्या लाभ है, थर्मल प्लांट से किस तरह से कितने स्टेप में आप करंट का उत्पादन कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, और जो फ्यूल सेल है उससे कितने स्टेप में आप उत्पादन कर रहे हैं और इसके क्या लाभ हैं। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।